बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 5 वर्क डन के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि वर्क क्या होता है। आम तौर पर डेली लाइफ में जब हम बात करते हैं वर्क मीन काम, यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं इंग्लिश में उसको वर्क कहा जाता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हर चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि इसे वर्क डन किया, इसने काम किया है। फिजिक्स के अंदर दो तीन कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तब हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट ने, इस बॉडी ने वर्क डन किया है। अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट ने वर्क डन नहीं किया। तो सबसे पहले हमारे पास वर्क डन की डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, और वही ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं वो डिस्टेंस कवर करे, तब हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाने से डिस्टेंस कवर किया है, तब हम कहेंगे इसके ऊपर वर्क डन हुआ है। दो शर्त पहली बेटा आ गई। सबसे पहले क्या काम है कि फोर्स लगनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, फोर्स लगनी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। फोर्स लगने के नतीजे में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लाजमी कवर करे। क्या करे? अब आप ये स्टूल उठा के खड़े हो जाइए, कुर्सी उठा के सारा दिन खड़े रहें, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस ही नहीं कवर हो रहा। एक पूरा दिन 24 घंटे खड़े रहे हैं जी, और घर आके जी हमने बहुत सारा काम किया, हमें 50 रोटियां दें, हमने इतना सारा काम करके हम थक गए हैं, पानी का जग बना दे, कोई पतीला बड़ा सारा। तो कोई फिजिक्स के हिसाब से आपने जीरो काम किया, कोई काम नहीं किया। तो इसके लिए आप सारे दीवार का धक्का लगाने लग जाए, बोर्ड को धक्का लगाते रहे, फोर्स अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पे डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा। फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लाजमी कवर करे, तब हम कहते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हुआ है। पहली दो शर्त ये आ गई। बात समझ आई कि नहीं है बेटा? फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट क्या करे, डिस्टेंस कवर करे। तो यही डेफिनेशन हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि W फॉर वर्क डन है, S फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और F फॉर फोर्स। तो W किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास वर्क डन का। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S। अब अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी जीरो हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी लेकिन डिस्टेंस नहीं कवर हुआ, डिस्टेंस जीरो है हमारे पास। डिस्टेंस क्या है, फोर्स लग रही है इस टाइम लेकिन डिस्टेंस जीरो है, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर डब्ल्यू एस की जगह जीरो पुट करें, तो जब भी किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। इसका मतलब ये हुआ फोर्स लगने से अगर डिस्टेंस जीरो है तो वर्क डन तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरी कंडीशन देखें बेटा, डिस्प्लेसमेंट बगैर फोर्स के कवर हो नहीं सकता। अगर बिल फर्ज डिस्प्लेसमेंट मौजूद है बट फोर्स नहीं है, तो फोर्स जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट मौजूद हो तो तब भी जीरो मल्टीप्लाई बाय एस क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब दोनों चीजें होना जरूरी है। उसके बाद इन्हीं दो पॉइंट्स को देखते हुए हमने दो कंडीशंस बना ली वर्क डन की। पहली कंडीशन क्या बनी बेटा, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन अ बॉडी, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए। शुड का मतलब चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तभी होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनी, द बॉडी शुड कवर सम डिस्टेंस, बॉडी क्या करे, कुछ ना कुछ फासला तय करे, फोर्स लगने से कुछ फासला तय हो, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस वर्क डन किया है। जहां तक तो वर्क डन की बात आ गई, वर्क डन की कंडीशन आ गई कि कब वर्क डन होगा और कब वर्क डन नहीं होगा। उसके बाद अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की बात करें, अगर ये हमारे पास एफ फोर्स है, तो हमने फोर्स के दो कंपोनेंट्स पढ़े थे। इसका क्या नाम था भला, एफ एक्स, और इसका क्या नाम था बेटा, एफ वाई, ऐसे ही था ना। अब हम इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट लें अगर वर्क डन का, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसके बराबर आता है, एफ कॉस थीटा। एफ एक्स किसके बराबर था, एफ कॉस थीटा। तो हमने इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिया जो कि बराबर होता है किसके, इस एफ की जगह ये जो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला था यहाँ पे लिख दे, W इज इक्वल टू एफ एस। इस W की जगह हमने ये कंपोनेंट ले लिया फोर्स का, हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिया इस एफ की जगह, और ये डिस्प्लेसमेंट साथ वैसे का वैसे आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया इसको और कुछ भी नहीं किया हमने, तो एक नया फॉर्मूला बन गया, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। पहले दो चीजें थी, अब तीसरी चीज ऐड होगी वर्क डन के अंदर। पहले थी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, अब एक और चीज आ गई, एंगल। क्या आ गया, एंगल। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैग पड़ा हुआ ऐसे, लकड़ी का बॉक्स है, हम इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं,
ये फोर्स लगा रहे हैं और ये इस तरह सीधा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, इसके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, ऐसे ही है ना। अगर आप किसी इसके ऐसे पकड़ के खींचे सीधा, आप तो रस्सी ऐसे उल्टी टेढ़ी पकड़ी हुई है ना, तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल भी इंक्लूड होगा वर्क डन के अंदर। तो एंगल के ऊपर भी वर्क डन डिपेंड करता है। पहले दो चीजें थी, तीसरी चीज क्या आ गई, एंगल के। थीटा भी अगर साथ होना चाहिए, उसके ऊपर भी वर्क डन डिपेंड करेगा। अब थीटा को देखते हुए, थीटा मीन एंगल, एंगल को देखते हुए वर्क डन देखते हैं कब ज्यादा होगा, मीन मैक्सिमम कब होगा, जीरो कब होगा और नेगेटिव वर्क डन कब होगा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए बेटा हमारे पास ये, उससे पहले वर्क का यूनिट बताया हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, ये एमसीक्यूज में याद रखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आ जाए डिफाइन वर्क डन, तो आपने सबसे पहले वर्क डन की डेफिनेशन लिखनी है, उसका फॉर्मूला लिखना है और तीसरी चीज उसका यूनिट बताना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, फिजिक्स के अंदर जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसके अंदर तीन चीजें लाजमी लिखा करें। डेफिनेशन तो आएगी साथ, अगर उस डेफिनेशन का कोई फॉर्मूला मौजूद है तो डेफिनेशन का फॉर्मूला लाजमी लिखें, बेशक उसने पूछा है या नहीं पूछा। तो ये फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन। उसके बाद अगर उसका यूनिट है, क्योंकि हम जब भी फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तब से यूनिट साथ साथ चलते आ रहे हैं हर चीज, कैसा ही है ना, तो यूनिट साथ लाजमी लिखने, आप लोग ये बात याद रखनी है। यानी कि एक स्टैंडर्ड तरीका है शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कम से कम 3 हेडिंग्स के अंदर। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल। और अगर नेचर की बात करें, वर्क इज अ, इसको लाजमी याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर दो तरह के पढ़े हैं ना। वर्क डन होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन कोई नहीं होती, वर्क डन की डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड होता है कि आपने कितना वर्क डन किया है, 10 जाउल किया है, 50 जाउल किया है, 100 जाउल किया है, तो मैग्नीट्यूड तो होगा बेटा, उसकी डायरेक्शन कोई भी नहीं होगी। इस वजह से ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं थीटा के साथ, कब वर्क डन मैक्सिमम होगा, कब जीरो होगा, कब नेगेटिव वर्क डन होगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास एंगल वाला ये है ना, इसको यूं लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ऐसे ही है ना। W किसके बराबर है बेटा, एफ एस कॉस थीटा। अब अगर थीटा हम पुट कर दें 0 डिग्री, थीटा कितना पुट करें, 0 डिग्री, तो कॉस 0 किसके बराबर होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ये कैलकुलेटर के अंदर भी आ सकता है। कैलकुलेटर के अंदर साइन कॉस टेन तीनों दी वैल्यू 0 होती है। आप कॉस प्रेस करें, उधर से 0 प्रेस करें, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के। अब इसके अंदर हम पुट कर देते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0। कॉस 0 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे वर्क डन मैक्सिमम आएगा, वर्क डन यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम। उसके बाद 0 वर्क डन कब आएगा, अब थीटा 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो, 90 डिग्री। यहाँ पे पुट कर दें W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, हर दफा थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। थीटा बेटा पुट कर दे 90 डिग्री, थीटा कितना पुट कर दे 90। तो हमें ये बात पता है कॉस 90 जो है ना वो 0 के बराबर होता है, कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसके अंदर जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस 0, कॉस 90 थीटा पूरा 0 कर दिया। तो जब 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होएगा तो वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, तो वर्क डन भी क्या हो गया, 0 वर्क डन। एमसीक्यूज में अगर मैं आपसे कहूं, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल कौन सा है ये भी याद रखें, ये एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ये एंगल किसके दरमियान है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री मैंने खुद बता दिया, तो मैं पूछूं वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा या नेगेटिव होगा, तो क्या आएगा, 0 वर्क डन। जब एंगल 90 डिग्री तो वर्क डन 0, जब एंगल 0 तो वर्क डन मैक्सिमम, एंगल क्या आएगा, मैक्सिमम। अब नेगेटिव वर्क डन क्या आएगा, इसी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है जी, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा पुट कर दे बेटा 180 डिग्री, थीटा कितना पुट कर दे, 180 डिग्री। तो ये बात याद रखनी, साथ पहले बता देते हैं यहाँ पे, कॉस 180 जो है ना वो बराबर होता है -1 के, कॉस 180 किसके बराबर है, -1 के। अब इसके अंदर पुट कर दें W इज इक्वल टू एफ एस -1, जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वर्क डन बेटा क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं आई,
जरा रिपीट करने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन, अगर एंगल 0 डिग्री है तो वर्क डन मैक्सिमम आएगा। एंगल कितना है? 0 डिग्री, वर्क डन। एंगल 190 डिग्री, वर्क डन 0। एंगल 90 डिग्री, वर्क डन 0। थर्ड, एंगल हमारे पास 180 डिग्री है तो वर्क डन नेगेटिव। उसके बाद आगे छोटा सा टॉपिक है एनर्जी से हवाले से। तो एनर्जी की डेफिनेशन आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी के पास जो काम करने की एबिलिटी है उसे हम कहते हैं एनर्जी है उसके पास इतनी। अगर ज्यादा एबिलिटी है तो ज्यादा एनर्जी, कम एबिलिटी है तो कम एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या बनेगा? SI, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल। वर्क का भी जाउल और एनर्जी का भी जाउल। अगर काइंड्स ऑफ एनर्जी आ गई, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसा कि यहां बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। अच्छा, इनमें सबसे दो मेन टाइप जो कल पढ़ेंगे हम बेटा, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह एनर्जी की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, तो आपने जैसे इनके नाम याद रखने हैं। और इस टॉपिक के बाद आगे इन एनर्जी की एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, काइंड्स ऑफ एनर्जी की। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।